अस्सलाम से तो आज हम सेकंड हैंड क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का पोर्शन हमारे पास बी डायनेमिक्स का। और आज का टॉपिक हमारे पास वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉज। तो जैसे कि मैं से पहले हमने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और फिर हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया। और इसकी जो वैलिडिटी है यानी कि कहाँ पर ये अप्लाई सकता है, ठीक है, और इसकी जो लिमिटेशन है वो हमने आगे स्टडी करनी है। तो फर्स्ट जो हमारे पास लिमिटेशन इसकी कह सकते हैं वो ये है कि इफेक्ट ऑफ हाई स्पीड, ठीक है, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाई स्पीड से मूव करता है कंपैरिजन द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ पर जो है जो न्यूटन्स के लॉ जो है वो वैलिड नहीं होते, ठीक है, वो वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि होता यूं है कि जब भी कोई बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका जो मास होता है वो हैवियर टू हैवियर होना शुरू हो जाता है, यानी बारी से बारी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसको एनालाइज करना, उससे जो वेरिफिकेशन करना उसकी न्यूटन्स के लॉ से हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और नंबर 2 पे हमारे पास पॉइंट आता है फॉर स्मॉल थिंग, लाइक हमारे पास जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनको तो स्टडी होता है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, क्वार्क्स की, ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को जो है न्यूटन्स का लॉ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल से, ठीक है। तो इसलिए जहां पर भी न्यूटन्स के लॉ जो है उसकी एक लिमिटेशन मौजूद है और इसको स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। आइए इनको जो है वो वन बाय वन स्टडी करते हैं और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कहता है जी व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग एट नॉर्मल स्पीड like a car or bicycle, Newton's laws describe how they move very accurately। तो जो न्यूटन्स का लॉ है वो बताते हैं कि जो चीज़ है वो कितनी क्लैरिटी से चल रही है, एक्यूरेटली बताती है कि वो चीज़ किस तरह से मूव कर रही है। बट व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग रियली फास्ट क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट डू थिंक हैपेंस। तो जब हमारे पास क्या होता है कि जो चीज़ है वो स्पीड ऑफ लाइट की जो है कंपेरिजन मूव करना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम कैन एक्चुअली स्लो डाउन, तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो स्लो हो जाता है। लाइक अगर आपने कभी मैं बताऊं, अगर एक चीज़ जो नॉर्मली बताता हूँ आपको कि एक नॉर्मल बॉडी है वो इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है ये थी जिसे मैं ड्रा कर पा रहा हूँ, अगर इसको नोट करने इस ड्रा को, तो ये नॉर्मल स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मैं ड्रा मैंने स्पीड से किया तो देखो ये एक कम टाइम के अंदर हो, यानी वहाँ पर टाइम क्या लगा कम, तो यानी स्लो टाइम है, ठीक है, वहाँ पर टाइम कम पास हुआ यानी टाइम स्लो हो गया इस लाइन के लिए, है ना। जैसे आपने अगर मूवीज देखी हो फ्लैश वाली या आपने सोनिक देखी हो तो स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव करता है, तो जब वो मूव कर रहा होता है तो उसको जो ह्यूमन जो वर्किंग है वो उसको बहुत स्लो लग रही होती है, क्यों, क्योंकि उसके लिए टाइम जो होता है वो स्लो हो चुका होता है, ठीक है, वो काफी फास्ट मूव कर रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करता है तो उसके लिए जो दूसरी चीजें होती हैं वो स्लो लगती हैं उसे, यानी वहां पर टाइम उसके लिए क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट कैन सीम टू गेट हैवियर, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हैवियर टू हैवियर होना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है बताता हूं मेरा बेटा। हमारे पास फार्मूला होता है आइंस्टाइन की थ्योरी, हमारे फार्मूला है E इक्वल टू mc², जो कि बताता है अगर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो मैथ कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैथ। तो जब कोई भी बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेती है। जब एनर्जी ज़्यादा गेन करती है इसका मतलब ये कि एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, उसके मैथ में, यानी जब एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उसका मैथ भी क्या होगा, उसका हैवियर हो जाना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही उसका मैथ हैवियर होगा। तो जैसे ही कोई बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट अटेन करती है तो उसका मैथ हैवियर टू हैवियर होना शुरू हो जाता है। दिस इज नथिंग लाइक व्हाट वी सी इन आवर डेली लाइफ, न्यूटन डज नॉट एक्सप्लेन चेंजेस, ठीक है। तो न्यूटन के जो लॉ है इन चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दिस इज व्हेन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी केम इन, और यहाँ पर जो चीज एक्सप्लेन कर पाती है वो हमारे पास आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, व्हिच डील्स हाउ ऑब्जेक्ट बिहेव एट एक्सट्रीम स्पीड, ठीक है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बताती है कि जब ऑब्जेक्ट है जो वो कंपैरेटिबल टू या इक्वल टू हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के मूव करता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। तो इन जनरल हमें समझ आ गई कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल स्पीड से बिहेव कर रहा होगा तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास जो लॉ है वो कौन से हैं, न्यूटन्स के लॉ। बट जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा वो स्पीड ऑफ लाइट की अटेन करेगा या उसको करीब चला जाएगा तो वहां पर जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन्स के लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहते।
तो वहां पर हमारे पास जो लॉज इस्तेमाल होता है वो हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जी, व्हेन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू द स्पीड हाई स्पीड पार्टिकुलरली स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट अबाउट 8 मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, न्यूटन्स लॉ स्टार्टेड टू बी ड्राइविंग फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूटन्स का लॉ है वो जो है उसके में एरो होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ जो लॉज हैं वो एरर्स देते हैं, वो प्रॉपर आपको वेरिएशन जो है वहाँ पे जो वैल्यूज है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, वो वहाँ पर जो फिर लॉ इस्तेमाल होता है वो कौन सा है जी, आइंस्टाइन का लॉ। एंड आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड इन हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी that when object move closer to the speed of light, certain relativistic effect become more pronounced. One of the most famous outcomes of this theory is equal to क्वेश्चन हमारे पास क्या है, is equal to mc square, suggested that energy and mass are convertible, so mass can be regarded as a form of energy and vice versa. This means that an object speed up gaining energy, they effectively gain mass, making it harder and harder to accelerate them as they close टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो वही बात की उसमें कि जैसे एनर्जी उसकी ज्यादा देंगे उसका जो मैस होगा उतना ही ज्यादा हैवियर टू हैवियर होना शुरू हो जाएगा। वो उस चीज को जो है वो न्यूटन का जो लॉ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। न्यूटन्स लॉ डज नॉट अकाउंट फॉर दिस मैस इंक्रीज। Einstein also revealed some other relativistic effects in this theory of relativity that are observable at the speed of closer to the speed of light. These effects could not be explained by Newtonian mechanics. ठीक है, और इसके अलावा भी जो है जो हमारे पास रियलिस्टिक इफेक्ट्स हैं जिनको जो हम नॉर्मल जो है न्यूटन के लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिनको एक्सप्लेन करने के हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही काम कर पाती है। तो इसको रीड आउट करने के बाद जो मकसद हमारा करवाने का, मैंने जनरली आपको जो इसका जो ओवरऑल थीम था, जो समरी थी, वो मैंने आपको पहले बताई थी। बट जो आपको रीड आउट करवाने का मकसद ये होता है कि आपकी बुक को जो है रीड आउट करवाया जाए, क्योंकि ये भी सिलेबस नया आया है। ठीक है, जो आप पहले से जो पेपर के आ रहे हैं जो किताबें हैं वो थोड़ी सी लाइट वेट है। ठीक है, उनका जो टर्मिनोलॉजीज है जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो बहुत ही मतलब नॉर्मल है। बट जो नया सिलेबस आया है, ठीक है, वो थोड़ा सा कह सकते हैं अपर स्टेज का है। ठीक है, न्यू चीजें आई हैं इसके अंदर, और एक अच्छी लैंग्वेज के अंदर जो है न्यू टर्मिनोलॉजी जो है वो इसके अंदर जो डिफाइन की गई है। इस तरह से कोशिश होती है कि स्टूडेंट को जो है वो रीड आउट करवाया जाए, ताकि उसके अंदर कोई डाउट रहता है, कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी लगती है कि मुझे समझ नहीं आई, ताकि उसको वो भी क्लियर आउट हो जाए। तो आई होप आपको इसका जो पहला पोर्शन है वो समझ आ गया होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है वो हैवी शुरू हो जाता है, जिसको जो है न्यूटन का लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको एक्सप्लेन के लिए थ्योरी हमारे पास जो है रिक्वायर्ड है, जो हमारे पास मौजूद है, वो कौन सी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन हमारे पास क्वांटम इफेक्ट। अब क्वांटम इफेक्ट क्या है कि जब हमारे पास हम लोग माइक्रोस्कोप बात कर रहे थे लाइनिंग मैटर की, किसी ऑब्जेक्ट की जो हम आसानी से देख सकते हैं, उनके बिहेवियर को तो न्यूटन से जो है मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट जब हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, मैटर के जो माइक्रोस्कोपिक हो, जिनको हम इंसानी आंख से नहीं सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो लॉ है वो हमारे पास न्यूटन के जो लॉ है वो इनवैलिड होते हैं, वो जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो वहाँ पर हम जो कह सकते हैं जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, यानी उनके मैकेनिज्म को, मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन सी मैकेनिक्स यूज़ होती है, क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होती है। तो आइए इसको इस तरह रीड कर लेते हैं। देयर इज अनदर लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, दिस इज अबाउट रियली tiny things like atoms and subatomic particles like electrons in earth। ठीक है, तो कह रहे हैं हमारे पास इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इनके जरिए देख नहीं सकते। इन वर्ड्स ऑफ दीज टाइनी पार्टिकल्स थिंग्स डज नॉट एक्ट लाइक दे डू इन आवर नॉर्मल लाइफ। तो जो इन इस लेवल पे हमारे चीजें होती हैं वो नॉर्मल वर्ल्ड की तरह बिहेव नहीं करती। फॉर इंस्टेंट पार्टिकल कैन बी प्लेस एट वन प्लेस बिहेव लाइक वेव इंस्टेड ऑफ सॉलिड मैटर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास जो है किसी जगह पर वेव की तरह बिहेव कर होते हैं और कहीं पे हमारे पास पार्टिकल की तरह बिहेव कर देते हैं। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव पार्टिकल जो हम कह रहे हैं, ठीक है, टैनी जो हम टैनी सबटोनिक पार्टिकल्स कह रहे हैं, जब वो मूव कर देते हैं तो इन द फॉर्म वेव करते हैं, और जब किसी से टकराते हैं तो एज अ पार्टिकल बिहेव करते हैं। तो ये डुअल नेचर शो करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग जनरली न्यूटन के लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स ही यूज होते हैं, जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है,
These sound early stages, right? Newton's law cannot explain these basic behavior, so scientists use quantum mechanics that are different sets of rules to understand how these tiny particles act. इसलिए हमारे पास जो मैकेनिक्स यूज होती है वो हमारे पास कौन सी है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है. क्वांटम मैकेनिक्स शोज हाउ द होल वर्ल्ड ऑफ न्यू प्रोबेबिलिटी दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरी डे एक्सपीरियंस. तो ये हमें बताता है किस तरह से हमारे पास नॉर्मल वर्ल्ड से, नॉर्मल चीज़ें हमें नजर आ रही हैं उनसे ये किस तरह से डिफरेंट है. इन रियली ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर अप्रोक्सीमेशन. इस चीज़ का हमें यकीन है, हमें पता है कि जो कोई ना कोई जो लॉ है उसकी कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन, उसकी बाउंड्रीज है जिनके अंदर रहते हुए ही वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है. अगर हम उसकी बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर वो वायलेट नहीं होंगे. जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे देखा न्यूटन्स के लॉ थे, उनकी बाउंड्री है, अगर हम उस बाउंड्री में रहते हुए किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर वॉलिड होंगे. जैसे ही हम उसकी बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ये वॉलिड नहीं हो पाएंगे. तो न्यूटन्स लॉ आर वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर कंडीशंस वेयर वेलोसिटी आर मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. यानी जब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगी तो वहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट करेंगे, ये काम करेंगे. एट नियर स्पीड ऑफ लाइट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर मोर इफेक्टिव एक्सप्लेन द रियलिस्टिक इफेक्ट्स. तो जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो वहाँ पर जो हमारे पास मैकेनिक्स यूज होगी वो कौन सी होगी, रियलिस्टिक्स मैकेनिक्स. तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास जो इसकी वैलिडिटी है वो इसकी जो लिमिटेशन वो कौन कौन से. पहली ये कि जब तक ऑब्जेक्ट हमारे पास नॉर्मल स्पीड से मूव करता रहेगा तो उसको तो न्यूटन के लॉ जो एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट जैसे ही ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से के कंपैरेबल या उसके बराबर पहुंच जाता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है, उसके बराबर आके जो उससे करीब करीब होगा तो उसका जो मैथ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ इसका, तो मेरा बेटा इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू होता है गामा एम नॉट के, ठीक है. अब इसका जो मैथ होता है वो बहुत हैवियर होना शुरू होता है, ठीक है. अब जिसकी वजह से जो है नॉर्मली तौर पर हम लोग जो है न्यूटन्स के लॉ के जरिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो हमारे पास जो थ्योरी यूज होती है वो कौन सी है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने ये हमें उसका फार्मूला दिया था, ठीक है, जिसने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमारे पास जो मैथ है वो हैवियर टू हैवियर होना शुरू हो जाता है, जिनको आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम डिटेल से देखेंगे. क्योंकि हम क्लास 9 पीरियड में लोग बेसिक कंसेप्ट लेते हैं, पर मेरी कोशिश होती है कि आपको जो है बेसिक कंसेप्ट न दिया जाए बल्कि आपको उससे क्लैरिटी ली जाए, आपका जो बेस बने अच्छे से, ताकि जब आप फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर ठीक है जाएँ यानी एफएससी के अंदर जाएँ, वहाँ पर जाकर फिजिक्स पढ़ें तो वहाँ पर आपकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा हो, अपनी इसकी आपकी बेस इतनी अच्छी बनी हो कि आपको जो चीज़ें हैं वहाँ पर कोई डाउट महसूस ना हो, ठीक है. तो आपने याद रखना है. और नंबर 2 पे हमारे पास जो रूल है यानी जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो ये है कि जब तक जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होगा तो उसका बिहेवियर जो है वो वैलिड होता है और न्यूटन लॉ उसको एक्सप्लेन करते हैं. बट जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह न्यूट्रॉन, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल वर्ल्ड की तरह माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की तरह नहीं होता, उनका डिफरेंट होता है, ठीक है. इसलिए हम लोग जो है न्यूटन के लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं होते और वहाँ पर जो यूज होते हैं वो कौन से हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए. तो आई होप को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्यूरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा. हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए. उसका जो पीडीएफ नोट्स है उसका जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.